प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य संकाय के लिए, जिसमें वर्ष 2020-21 की जो प्रश्न बैंक जारी की गई है, इस प्रश्न बैंक की इकाई 3 के जो प्रश्नोत्तर हैं उनका हल मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। हमारी पुस्तक है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। इस पुस्तक के जो इकाई 3 है, इसके लिए कुल 16 अंक आवंटित किए गए हैं। इन 16 अंकों में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे इस इकाई से, यानी 1-1 नंबर वाले 4 प्रश्न पूछे जाना है। एक प्रश्न 3 अंक वाला पूछा जाएगा, एक प्रश्न 4 अंक वाला और एक प्रश्न पूछा जाएगा 5 अंक का। इस प्रकार से इस इकाई के लिए कुल 16 अंक आवंटित हैं। तो हम इस इकाई के प्रश्नों को हल करने की शुरुआत करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, जिसके अंतर्गत कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं। इन प्रश्नों में हम देखते हैं, पहला प्रश्न है कि 1, 3, 5, 7, 9 का अंक गणितीय माध्य होगा। समांतर माध्य पूछा गया है कि इन अंकों का समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं, सभी को हम जोड़ लेते हैं, यानी जितने भी पद हैं इन पदों को हम जोड़ लेंगे। इसमें हम 1 को जोड़ेंगे, 3 को भी जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे, 7 को और 9 को। इस प्रकार से हम सबको जोड़ लेंगे। सबका जोड़ आएगा कितना, 25 आएगा। और 25 में हम कुल इन पदों की संख्या कितनी है, 5 है। इन पदों की संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा जो औसत है या गणितीय माध्य है, यह निकल के आ जाएगा 5। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा 5। यहाँ पर हम इसका जो सही उत्तर रहेगा 5 रहेगा। अगला प्रश्न है, वर्ग अंतराल 70 से 80 का मध्य मूल्य होगा। तो हम जानते हैं मध्य मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है। वर्ग अंतराल जो है, इसका जो छोटा पद है और बड़ा पद, यानी कि सबसे छोटा पद इसका हैगा 70 और 80 इसका बड़ा पद है। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे और दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा निकल के आएगा। यानी हम 70 और 80 को जोड़ेंगे और हम भाग दे देंगे 2 से। इस हिसाब से इनका जो जोड़ आएगा 150। 150 में हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा 75। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 75। अगला प्रश्न है, बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति होती है। तो बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति होती है। तो बहुलक श्रेणी का वह पद मूल्य होता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिकतम होती है। इसलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकतम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो हम सब जानते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी है। समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, बहुलक भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है और मध्यिका भी। लेकिन प्रमाप विचलन जो प्रमाप विचलन है वह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती। इसलिए यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रमाप विचलन। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरिए। केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप है। सर्वश्रेष्ठ माप रिक्त स्थान है, तो कौन सी जो माप है, समांतर माध्य आएगा। इस पहले रिक्त स्थान में आएगा समांतर माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप क्या है, समांतर माध्य है। अगला प्रश्न है, मध्यिका को ज्ञात करने के लिए श्रेणी को रिक्त स्थान क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो मध्यिका को ज्ञात करने के लिए श्रेणी को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। या तो हम घटते क्रम में जमाते हैं पूरी श्रेणी के पदों को या बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर आ जाएगा आरोही या अवरोही। अगला प्रश्न है, समंकमाला में सर्वाधिक बार आने वाले मूल्यों को रिक्त स्थान कहते हैं। तो समंकमाला में सर्वाधिक बार आने वाले मूल्यों को बहुलक कहते हैं और बहुलक को भूयिष्ठक या मोड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ग 25 से 30 में वर्ग अंतराल क्या है। वर्ग 25 से 30 में वर्ग अंतराल क्या है।
तो वर्गांतराल 5 है। वर्गांतराल निकालने के लिए जो हमारे बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को, यानी बड़े पद में से छोटे पद को घटा देते हैं तो वर्गांतराल ज्ञात हो जाता है। यहाँ 30 में से हम 25 को घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 5। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। मध्य का वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है, तो यह कथन कैसा है, असत्य है, क्योंकि वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है उसे क्या कहते हैं, उसे बहुलक कहते हैं, इसलिए यहाँ पर यह कथन असत्य है। अगला है, मध्यिका को स्थिति संबंधी माध्य कहा जाता है, तो यह कथन कैसा है, सत्य है, मध्यिका को स्थिति संबंधी माध्य भी कहा जाता है। प्रश्न 3, माध्य का चित्रमय प्रदर्शन संभव है, तो यह कथन कैसा है, असत्य है, माध्य का चित्रमय प्रदर्शन संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, 3 4 3 5 5 3 2 संख्याओं का बहुलक 5 होता है। हम सब जानते हैं कि बहुलक को क्या होता है, वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो। तो यहाँ पर सबसे अधिक बार किसकी आवृत्ति हुई है, 3 की हुई है, यानी ऐसा जो पद है वह कौन सा, 3 है। तो यहाँ पर जो बहुलक इसका 5 नहीं होगा, 3 होगा, इसलिए यह कथन कैसा है, असत्य है। प्रश्न क्रमांक 4, एक लाइन में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करो। श्रृंखला दी है, अंक दिए हैं अलग अलग, 516, 18, 02, 13, 15, 03, 19, 15, 20। इनको क्या है, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़े पद मूल्य को लिखेंगे और उसके बाद उससे छोटे पद मूल्य को। तो यहाँ पर जो हम श्रृंखला देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा पद मूल्य 516 है, तो इसे हमने सबसे पहले लिखा। इसके बाद 20 है, उससे छोटा 19 है, उससे छोटा 18 है, और उससे छोटा 17, फिर 15, फिर 13, और फिर 03 होना था। यहाँ पर थोड़ी सी लिखने में गलती हो गई है, यहाँ पर 03 रहेगा और 03 के बाद में 02। हम यहाँ पर जो अवरोही क्रम में लिखते हैं, अवरोही क्रम में हम इन पदों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले बड़ा पद मूल्य लिख लेते हैं और इसके बाद उससे छोटे पद मूल्यों को लिखते चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका की गणना का सूत्र लिखिए। व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका की गणना का सूत्र क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। व्यक्तिगत श्रेणी में जो मध्यिका गणना का सूत्र है, m यह मध्यिका को प्रदर्शित करता है, n/1/2 पद का मान, यानी ये व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका गणना का सूत्र m बराबर मध्यिका और n बराबर होता है पदों की संख्या। अगला प्रश्न है, सतत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। मैंने यहाँ पर आपके लिए सुविधा के लिए अलग अलग 3 सूत्र लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर सतत श्रेणी का जो सही सूत्र है वह यह है, समांतर माध्य बराबर a धन सिग्मा f/n, जहाँ पर सिग्मा f/x और n ये वाला सूत्र ही सही है हमारा, जो कि सतत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने का है। अगला प्रश्न है, मध्यिका का एक लाभ लिखिए। तो मध्यिका का हमें यहाँ पर कोई एक गुण बता देना है। मध्यिका की गणना करना सरल है, इसका उपयोग गुणात्मक तथ्यों के लिए उपयुक्त है, जैसे बुद्धिमानी, ईमानदारी आदि। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। 2 खंड दिए हैं, खंड आ और खंड बा, हमें सही जोड़ी मिलाना है। इसमें एक अच्छे औसत का गुण, इसकी जोड़ी मिलेगी सरलता से, कि एक अच्छा औसत का गुण होना चाहिए कि उसमें सरलता हो। बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिकतम होती है, तो इसकी जोड़ी मिल जाएगी अधिकतम से। संचयी आवृत्ति जब हम मध्यिका ज्ञात करते हैं तो संचयी आवृत्ति निकालना होती है, तो संचयी आवृत्ति की जोड़ी मिल जाएगी मध्यिका से।
और आवृत्ति यानी पदों की संख्या। सही जोड़ी, पहले की जोड़ी आ से रहेगी, दो की जोड़ी आ और तीसरी की जोड़ी ऊ से रहेगी और चौथे की जोड़ी ई से रहेगी। अब ऐसे प्रश्नों के बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगा जो कि जिनके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। पहला प्रश्न इसमें है, समांतर माध्य की 3 विशेषताएं लिखिए। समांतर माध्य ज्ञात करना बहुत ही सरल है। समांतर माध्य की गणना करना क्या है? सरल है, ज्ञात करना बहुत सरल है। अगला, समांतर माध्य का बीजगणितीय विवेचन संभव है। समांतर माध्य सदैव निश्चित होता है, यानी इसके मूल्य में कमी या वृद्धि नहीं होती है, इसका मूल्य सदैव निश्चित रहता है। समांतर माध्य श्रेणी के सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है। तो इस प्रकार से हम समांतर माध्य की 3 विशेषताएं लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 विशेषताएं दी हैं, आप इनमें से करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई सी भी 3 विशेषताएं लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, समांतर माध्य और भारित माध्य में अंतर लिखिए। तो मैंने यहाँ पर 2 कॉलम बना रखे हैं। पहले कॉलम में समांतर माध्य के बारे में लिखा है और अगले कॉलम में भारित माध्य के बारे में लिखा है। तो समांतर माध्य या सरल समांतर माध्य में श्रेणी के सभी पद मूल्यों को एक समान महत्व दिया जाता है, यानी जो अलग अलग पद रहते हैं उनको हम किसी भी प्रकार से कोई अलग महत्व नहीं देते हैं, अलग भार नहीं देते हैं और समांतर माध्य की गणना करना सरल है। जबकि भारित माध्य के बारे में बताना चाहूँगा कि भारित माध्य में श्रेणी के विभिन्न पदों को उनके महत्व के अनुसार भार दिया जाता है। समांतर माध्य में जब हम निकालते हैं तो श्रेणी के सभी पद मूल्यों में एक समान महत्व देते हैं, जबकि भारित माध्य में विभिन्न पदों को उनके महत्व के अनुसार भार दिया जाता है। अगला है कि समांतर माध्य की गणना करना सरल है और भारित माध्य की गणना करना थोड़ा सा कठिन रहता है, क्योंकि समांतर माध्य में हमें भार देने की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण से समांतर माध्य ज्ञात जल्दी हो जाता है, समय कम भी लगता है और भारित माध्य में समय भी अधिक लगता है। प्रश्न क्रमांक 3, बहुलक के 3 गुण लिखिए। तो यहाँ पे मैंने जो गुण लिखे हैं वो आप देख सकते हैं। बहुलक को समझना व ज्ञात करना बहुत सरल होता है, यानी इसकी गणना करना आसान रहती है। बहुलक रेखा चित्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, यानी इसे ग्राफ पर प्रदर्शित किया जा सकता है। बहुलक ज्ञात करने के लिए सभी इकाइयों का मूल्य मालूम होने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला जो गुण है, बहुलक श्रेणी का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करने वाला मूल्य है। तो ये बहुलक के 3 गुण हो गए हैं। हमने यहाँ पर 3 गुण लिखना है, मैंने 4 लिखे हैं, आप इनमें से कोई से 3 भी कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, मध्यिका के कोई 3 गुण लिखिए। तो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं कुछ गुण, मैं आपको बताना चाहूँगा। मध्यिका को समझना व ज्ञात करना सरल है। मध्यिका एक निश्चित एवं स्पष्ट माध्य होता है। तो पहला गुण इसका है मध्यिका को समझना, यानी इसकी गणना करना सरल रहता है। मध्यिका एक निश्चित एवं स्पष्ट माध्य होता है। तीसरा गुण है छोटी श्रेणी में मध्यिका की गणना निरीक्षण से भी संभव है, यानी हम देखकर भी मध्यिका के बारे में बता सकते हैं कि इस पद की मध्यिका कौन हो, क्या रहेगी। मध्यिका निश्चित होती है, हालांकि इस बिंदु क्रमांक 2 में हमने शामिल कर लिया है, फिर भी आप चाहें तो अलग से भी लिख सकते हैं। मध्यिका को बिंदु रेखा या रेखा चित्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, इसे हम ग्राफ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और अगला गुण है मध्यिका पर चरम मूल्यों या सीमांत मूल्यों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मध्यिका पर चरम मूल्यों या सीमांत मूल्यों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से मध्यिका के कोई 3 गुण आपको याद करना है तो आप कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, समांतर माध्य, मध्यिका तथा बहुलक में अंतर बताइए। समांतर माध्य, मध्यिका तथा बहुलक में अंतर इस प्रकार है। समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य योग में उनकी संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। यानी जब हम समांतर माध्य की गणना करते हैं तो हमें क्या करना होता है, श्रेणी के सभी पद मूल्यों का योग करना होता है और उन जो मूल्य रहता है, जो योग आता है, उसमें उन पदों की संख्या से भाग देकर हम ज्ञात कर सकते हैं समांतर माध्य।
जबकि मध्यिका के बारे में बताना चाहूँगा कि जब पदों को उनके आकार के क्रम में रखा जाता है तो उनके बीच की संख्या को मध्यिका कहते हैं। मध्यिका ज्ञात करने के लिए पदों को या तो हमें आरोही क्रम में जमाना होता है या अवरोही क्रम में जमाना होता है, व्यवस्थित करना होता है। बहुलक के बारे में, समांतर श्रेणी का वह पद मूल्य जिसकी बारंबारता या आवृत्ति श्रेणी में सबसे अधिक बार होती है, यानी ऐसा पद मूल्य जिसका श्रेणी में सबसे अधिक आवृत्ति होती है, बार बार आता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक या भूयिष्ठक कहते हैं। एक अंतर और छोटा सा बताना चाहूँगा कि समांतर माध्यिका बीजगणितीय विवेचन किया जा सकता है, जबकि मध्यिका एवं बहुलक का बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। तो विद्यार्थियों, वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से मैं आपको आगे के प्रश्न अगले वीडियो में बताऊंगा, जो कि 4 अंक वाले और 5 अंक वाले प्रश्न रहेंगे। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी जानकारी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आप सभी ने वीडियो देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।